हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9th का। तो संविधान का निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हेडिंग हम लोगों ने देख लिया था। ये देखिएगा, अगला हेडिंग है संविधान निर्माण का रास्ता। तो फ्रेंड्स, संविधान निर्माण के समय जिस तरह का माहौल दक्षिण अफ्रीका में था, वैसा माहौल अपने भारतीय संविधान बनाने के समय नहीं था। तो आगे देखिएगा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, और यह न केवल अपने समाज से फिर से जागने का, वरन समाज और राजनीति दोनों में नए सिरे से एक आंदोलन भी था। तो आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पे चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान और भी तीखे मतभेद थे। इस मतभेद अब तक कुछ बने हुए हैं। कुछ बुनियादी विचारों पर सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। तो देखिएगा, 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, देखिएगा कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 ईस्वी कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तैयार की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो 1931 के कराची अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तैयार की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्य मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की गई थी। तो ये 1928 में जो मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण किया था, उसी टाइम ये बात हो गई थी कि सार्वभौम वैश्य मताधिकार मिलेगा नागरिकों को, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही जाएगी। अगला लाइन देखिएगा, इस प्रकार संविधान रचना करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में हेल्प हुआ। औपनिवेशिक शासन यानी कि जब अंग्रेज भारत पर अपना शासन कर रहे थे, तो उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके अधिकार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था, वह बहुत कमज़ोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। पहली बार भारत में 1937 के बाद प्रादेशिक असेंबलियों में चुनाव हुए थे। इसमें बनी सरकारें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों से संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तभी से लोगों ने मतलब कैसे अपना देश में कानून बनाना है, इससे उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। इसलिए 1935 का भारत सरकार कानून को अपने संविधान में शामिल कर लिए। आज़ादी के बाद से भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से पहले चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं की।
अगला लाइन है कि हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांतियों के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे। हर कदम पर यह सवाल था कि क्या ये भारतीयों के लिए उचित है। इन सभी चीज़ों ने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही हेल्प की। तो देखिएगा कि भारत की संविधान सभा कैसे बना। इसके पहले ये वाला देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई तो 1958 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो सऊदी अरब में हुआ था। यह एक शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी थे और अरबी के विद्वान थे, यानी कि अरबी भाषा इनको आता था। और कांग्रेस के भी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो मुस्लिम अलगवादी राजनीति के विरुद्ध थे, कि यानी कि देश का ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग रहें। और पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रह चुके। अगला देखिएगा किसके बारे में दिया है, टीटी कृष्णचारी के बारे में। इनका जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1874 ईस्वी में, सॉरी फ्रेंड्स 1974 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो तमिलनाडु में। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और ये भी कांग्रेस के नेता थे। तो बाद में केंद्रीय मंडल में वित्त मंत्री का पद पर भी ये रहे थे। अगला देखिए किसके बारे में दिया है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था तो बिहार में। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद वकील भी थे एक, देखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह में भी ये इन्होंने अपने भागीदारी निभाई थी, यानी कि उसके भी सदस्य रहे थे। और कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं तो ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला हमारा हेडिंग है कि भारत की संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा में कौन कौन लोग थे या संविधान सभा का क्या कार्य था। देखिएगा संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ सब जानेंगे। तो चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने के लिए काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी कि जो 1937 के बाद चुनाव हुए उनमें से कुछ लोग संविधान सभा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे। उन्हीं प्रतिनिधियों में से संविधान को लिखने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसे संविधान सभा कहते हैं। और पहली बैठक संविधान सभा के लिए कब हुई थी, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे तो जुलाई 1946 ईस्वी में। तो संविधान सभा के लिए पहली बार चुनाव कब हुआ तो जुलाई 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद तत्काल देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में। तो 2 संविधान सभा हो गया, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। और संविधान लिखने में
कितने सदस्य थे? तो संविधान के लिखने में 299 सदस्य थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण पूरा हो गया। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को हमने अंगित किया था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मनाते हैं? तो संविधान का इसके कारण हम लोगों ने जिक्र किया था पहले भी। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय के व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है कि उस समय जितने भी लोग थे, नेता थे, जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर संविधान सभा के लिए आए थे, संविधान सभा बनाने के लिए बैठक में भाग लिए थे, उन्होंने कैसे मिलजुल कर संविधान सभा का निर्माण किए और कैसे दुनिया को, मतलब अपने भारत देश के शासन के लिए एक एक व्यवस्था को सही से नियम बनाए। दुनिया के देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, तो क्या संविधान में बुनियादी बातों पर वहाँ के सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों पर सहमति नहीं थी? कई देशों में तो संविधान सिर्फ कागज़ का टुकड़ा या किसी किताब की दस्तावेज भर है, कोई उस पर आचरण नहीं करता। लेकिन हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली सदी से अधिक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह और राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, कि भारत के लोगों के लिए कैसे सहूलियत हो, किस प्रकार के कानून बनाया जाए कि भारत के सभी लोग, जो अपने देश के लोग रह रहे हैं, उसको सभी को समानता का अनुभव हो। कोई भी देश लोगों को ये न लगे कि ये देश हमारा नहीं है या इस देश पर हमारा अधिकार नहीं है। देखिएगा, इसमें दिया है जयपाल सिंह के बारे में। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। ये एक खिलाड़ी और शिक्षाविद भी थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक थे। झारखंड पार्टी के भी संस्थापक थे ये जयपाल सिंह। अगला देखिएगा किसके बारे में दिया है, एस.सी. मुखर्जी के बारे में। इनका जन्म बंगाल में 1887 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1856 ईस्वी में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये और प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे। कांग्रेसी नेता थे एस.सी. मुखर्जी। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में ये बंगाल के राज्यपाल भी बने थे एस.सी. मुखर्जी। अगला दिया है जी. दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश 1909 ईस्वी में हुआ था और 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यह वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र प्रदेश महिला सभा के संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता भी थी। बाद में यह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। तो अगला लाइन देखिएगा कि उस समय सार्वभौम वैसमताधिकार ही हमारे संविधान में नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव लोगों के प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इस कारण देश के भौगोलिक क्षेत्रों का इससे उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। इनमें कई सदस्य थे, मतलब जो संविधान सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से भी सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में
समूह, जाति और वर्ग पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी इसी तरह का होता। अतः संविधान सभा ने जिस तरह का काम किया वह संविधान की पवित्रता और वैधता का स्वरूप है। संविधान सभा काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। इसके कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांत तय किए गए थे। इस पर सभी की सहमति बनाई गई थी। देखिएगा, प्रारूप कमेटी के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया था। प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई थी। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ था। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा संविधान के निर्माण कर रहे थे तो उस समय 2000 से भी ज़्यादा संशोधनों पर विचार किए थे। और संविधान बनने में कितना समय लगा था तो लगभग 3 वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि लगभग कह सकते हैं 3 वर्ष, और 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी सभा में। जो संविधान सभा का जिस टाइम निर्माण हो रहा था संविधान का, तो वहाँ पे जितने भी बातें हुई थी, चर्चा हुई थी, सबको रिकॉर्ड करके रखा गया था। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इसी बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। देखिएगा, 3 इम्पोर्टेंट लाइन है कि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेस नहीं थे, यानी कि जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन वो संविधान सभा में सदस्य थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग लोगों के समूहों का प्रतिनिधित्व था। तीसरा दिया है कि सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, फिर भी सभी लोगों ने मिलकर संविधान सभा में अपनी सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का कल डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो अगर आप TRE 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी।